नहीं पापा, आप नहीं आ सकते। मैंने बोला ना। लेकिन क्यों निशा, तुम हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो, और मैं नहीं आऊँगा? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आएगा तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? पापा, आप नहीं समझ रहे हैं। ये मेरे ससुराल वालों की ही चाल है। उन लोगों ने जानबूझकर आपको फ़ोन किया है ताकि आप आओ। और इसके बाद निशा ने गौतम जी को जो बताया उसे सुन कुछ सोचते हुए गौतम जी ने कहा, निशा तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे पापा हूँ। तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारी सास की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। तुम अपने पापा पर विश्वास रखो और अपने ऊपर ध्यान दो। मैं आता हूँ। कहते हुए गौतम जी ने फ़ोन रख दिया और निकल पड़े अस्पताल की ओर। असल में निशा प्रेग्नेंट थी और आज उसके ऑपरेशन की डेट थी। साथ ही साथ उसके ननद सालू भी संयोग से उसकी भी ऑपरेशन की डेट आज ही निकल गई। दोनों ही ननद भाभी को बच्चा होने वाला था। शुरू शुरू में तो सबसे पहले निशा के माँ बनने की खबर मिली थी, जिसे सुन निशा की सास निर्मला जी खुशी से झूम उठी थी। लेकिन निर्मला जी की एक नंबर की कंजूस थी। दादी बनने की खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ इस समय के खर्चे को लेकर चिंता भी होने लगी, जिसके चलते उन्होंने मन ही मन निशा को मायके भेजने की तैयारी भी शुरू कर ली। सोचा था कि ऐसी हालत में देखभाल करना और फिर जांच कराना, टेस्ट कराना, डॉक्टर को दिखाना, बहू का ध्यान रखना, हॉस्पिटल के खर्चे, इससे अच्छा तो बहू मायके में ही चली जाए, मेरी भी जान छूटेगी। खुद से ही सोच और खुद से ही मन निर्मला जी ने फैसला ले लिया था कि 1 महीने बाद बहू को मायके भेज देगी। लेकिन अचानक ही 1 हफ्ते बाद उनकी बेटी सालू का फ़ोन आया। सालू ने कहा, माँ खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली है। बात करने पर पता चला कि सालू और निशा दोनों का ही दूसरा महीना चल रहा है। बेटी के माँ बनने की खबर से निर्मला जी खुशी से बोली, बेटा तूने ये खबर देकर तो मेरी उम्र ही बढ़ा दी, सोने पर सुहागा हो गया। बहू भी माँ बनने वाली है और तू भी माँ बनने वाली है। मैं नानी और दादी एक साथ बनने वाली हूँ। मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला और कौन होगा। बेटा तू अपना ध्यान रखना, मैं तो बहू को मायके भेजने की सोच रही हूँ। कहते हुए अचानक से जाने निर्मला जी के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने सालू से कहा, सालू एक काम करना बेटा, तू भी यही आ जाना और मैं बहू को मायके भी नहीं भेजूंगी। तुम दोनों साथ में रहना, एक ही डॉक्टर को दिखा देंगे, एक ही जगह इलाज हो जाएगा। माँ की बात सुन सालू ने कहा, लेकिन माँ आपके डबल खर्चे हो जाएंगे, आप ये भी तो सोचो। बेटी की बात सुन मुस्कुराते हुए निर्मला जी ने कहा, अरे बेटा कुछ भी नहीं होगा, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तू अपनी माँ को जानती नहीं है क्या? तू आ तो सही, क्यों फालतू में दामाद जी के पैसे बर्बाद करेगी? पैसे रहेंगे तो तुम लोगों के काम आएंगे। तू बस चुपचाप चली आ। बस फिर क्या था। माँ की बात सुन अगले दिन सालू भी आ गई। सालू की खबर सुन निशा भी बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी सालू से कहा, दीदी ये तो अच्छा है, अब हम दोनों साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, साथ में ही दिखाएंगे और साथ में एक ही अस्पताल में हमारे बच्चे भी होंगे। सालू भी खुश थी, निशा भी खुश थी, लेकिन निर्मला जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेटी को तो मायके ही बुला लिया, लेकिन अब आगे की प्लानिंग बाकी थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने निशा की माँ को फ़ोन लगाया और बोली, बहन जी मेरी बेटी भी माँ बनने वाली है, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया। मैंने सोचा था कि निशा को भी आपके पास भेज दूंगी। ऐसे में माँ जैसा ख्याल रखती है वैसा सास तो नहीं रख पाएगी, लेकिन अब जब दोनों ही ननद भाभी एक ही जगह इकट्ठा हो गई है, एक ही हालत में है, तो फिर क्या दोनों को अलग करना। इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप दुखी मत होइएगा। आप अपनी बेटी से पूछते रहिए, उसे अगर कुछ खाने पीने का मन है या आपको अपनी बेटी को कुछ खिलाने का मन है तो आप गौतम जी के हाथों भेज दिया करिए। माँ बाप की तो बात ही अलग होती है। और हाँ बहन जी, एक बात और कहनी थी आपसे। आपको तो पता ही है कि निशा के ससुर जी है नहीं और मेरा बेटा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो निशा को डॉक्टर को दिखा सके। इसलिए मैंने सोचा
कि अगर आप हर महीने गौतम जी को भेज देंगी तो निशा डॉक्टर को दिखा लेगी। निर्मला जी की बात सुन निशा की माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी बेटी की बात थी इसलिए उन्होंने निर्मला जी की बात मान ली। 1 महीने बाद निर्मला जी ने गौतम जी को फोन कर आने के लिए बोला ताकि निशा डॉक्टर को दिखा सके। गौतम जी तो आए, साथ ही साथ निशा की माँ ने निशा के पसंद के बेसन के लड्डू भी बनाकर भेजे। जैसे ही गौतम जी आए, निर्मला जी उसके हाथों से लड्डू का डब्बा ले अपने कमरे में रख दी और निशा को बुलाते हुए बोली, बहू तैयार हो गई, तुम्हारे पापा आए हैं, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। बहू मैं क्या सोचती हूँ, क्यों ना तुम सालू को भी अपने साथ लेती जाओ। अब वो बेचारी किसके साथ जाएगी, दिखाना तो दोनों को ही एक ही डॉक्टर के पास है ना, तो एक ही साथ चली जाओ। अब भला निशा कैसे मना करे। ले गई सालू को अपने साथ डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर को दिखाने के बाद सालू चुपचाप जाकर बाहर बैठ गई। एक बार भी उसने निशा से या गौतम जी से पैसों के बारे में नहीं पूछा और ना ही निर्मला जी ने बेटी और बहू को डॉक्टर दिखाने के लिए पैसे दिए थे। निशा की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कैसे सालू से पैसे मांगे, जिसके चलते मजबूरी में गौतम जी को दोनों के पैसे भरने पड़े, जो निशा को बहुत बुरा लगा। गौतम जी दोनों को वापस घर छोड़ चले गए। निशा अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी कि तभी निर्मला जी उसके कमरे में लड्डू का डब्बा लेकर आते हुए बोली, बहू ये लो, तुम्हारी माँ ने बेसन के लड्डू भेजे हैं, खा लेना। डब्बा रख निर्मला जी चली गई तो निशा ने डब्बा खोल कर देखा तो उसमें मुश्किल से 10 या 15 लड्डू ही थे। निशा को बड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगी कि माँ इतने से लड्डू तो भेज नहीं सकती है। तभी निशा की माँ का फोन आता है। बातों ही बातों में निशा ने कहा, माँ आपने 15 लड्डू किसके लिए भेजे हैं। 15 लड्डू नहीं बेटा, मैंने पूरी गिनती के 50 भेजे हैं, ये सोचकर कि 1 महीने तू आराम से खा लेगी, फिर 1 महीने बाद जब गौतम जी जाएंगे तो मैं उनके हाथों दूसरा भेज दूंगी। तेरे लिए तो मैंने 30 लड्डू बनाए थे, 20 तो तुम्हारे घर वालों के लिए भी बना दिए थे अलग से कि उनको भी दे देगी। माँ की बात सुन हैरानी से निशा ने कहा, लेकिन माँ मेरे पास तो मुश्किल से गिनती के 15 लड्डू ही आए हैं। बेटी की बात सुन उमा जी ने कहा, बेटा कहीं ऐसा तो नहीं तेरी सास ने लड्डू ले ही लिए। माँ की बात सुन कुछ सोचते हुए निशा ने कहा, पता नहीं माँ, लेकिन माँ जी ने तो कुछ भी नहीं कहा और मैं उससे पूछूं भी तो कैसे। रहने दो बेटा, फालतू में पूछकर क्या करोगी, मुझे पता है ना मैंने कितना लड्डू और क्या भेजा था। जरूर तुम्हारी सास ने ही लिया होगा। अब अगली बार मैं गौतम जी को बोल दूंगी कि जो भी सामान ले जाए वो तुम्हारे हाथों में ही दे। खैर फोन रखने के बाद निशा अपने काम में बिजी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह निर्मला जी की आवाज आई, बहू जरा 1 गिलास दूध लेकर आना सालू के लिए। निशा जैसे ही दूध का गिलास ले सास के कमरे में गई तो सालू उसके माँ के भेजे हुए लड्डू बड़े आराम से खा रही थी। लड्डू देख निशा ने हैरानी से कहा, माँ जी ये लड्डू तो मैंने अलमारी में रखे थे। तो निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बहू, तुम्हारी अलमारी के लड्डू तुम्हारे पास ही होंगे। ये क्या है ना कि तुम्हारे पापा जब कल लड्डू लेकर आए थे तो मैंने उसमें से कुछ लड्डू निकाल लिए थे सालू के लिए। वो क्या है ना तुम्हारी तरह वो भी तो माँ ही बनने वाली है ना, इसलिए आधा तुम्हें दे दिया और आधा सालू को। अब निशा को समझ में आया कि उसकी माँ के लड्डू गायब कहाँ हुए और वो भी समझ गई कि माँ जी झूठ बोल रही है कि आधा लड्डू निकाला था। इन्होंने तो सारे लड्डू रखकर गिनती के 15 लड्डू उसे दिए थे। एक बार निशा के मन में आया कि बोले, माँ जी ने तो 50 बताए थे लेकिन मुझे 15 ही मिले। लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि क्या लड्डुओं को लेकर बहस करे। ऐसे ही करते करते 9 महीने निकल गए। निशा की माँ जब भी निशा के लिए कुछ भेजती तो उसमें से निर्मला जी आधा रखकर या आधा से भी ज़्यादा बेटी के लिए निकाल लेती। और तो और जब डॉक्टर के पास भी जाना होता तो दोनों को गौतम जी के साथ ही भेजती। ना गौतम जी को पैसे देती डॉक्टर को दिखाने के लिए और ना ही बेटी को। अभी तक तो ये छोटे मोटे खर्चे थे जिसको लेकर गौतम जी और निशा कुछ कहते ही नहीं थे।
माँ बेटी की हरकतों को लेकर दोनों बाप बेटी आपस में बातें जरूर कर लेते। कभी पैसों की बात ना तो गौतम जी ने निर्मला जी से की और ना ही निशा ने। लेकिन आज आज जब निशा ने अपने कानों से सुना, उसे सुन वो हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हो गई। जब निशा किसी काम से सास के कमरे में जा रही थी तो दरवाजे पर ही उसे माँ बेटी की आवाज़ें सुनाई दी। निर्मला जी सालू से कह रही थी, बेटा जब बहू का भी ऑपरेशन ही करना है, तेरा भी ऑपरेशन ही करना है, तो डॉक्टर को बोलकर तुम दोनों का एक ही टाइम पर ऑपरेशन करवा लेते हैं, एक ही साथ दोनों निपट जाओगी। लेकिन माँ, ऑपरेशन के खर्चे भी तो बहुत होंगे ना? सालू ने कहा, हाँ वो तो आएगा बेटा, लेकिन हमें क्या करना है? निशा के मायके वाले हैं ना, हर बार की तरह इस बार भी पर्ची उन्हीं को पकड़ा देंगे, खर्च करेंगे। तू पैसों की चिंता मत कर, तेरी माँ ने सारा इंतजाम कर रखा है, अब तो बस ऑपरेशन के दिन का इंतजार है। निर्मला जी खुश होते हुए बोली। दरवाजे पर खड़ी निशा माँ बेटी की बातें सुन हैरान थी। सास की चालाकी के चलते अपने मायके वालों के खर्च, भला निशा तो क्या कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ सोचते हुए निशा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी थोड़ी देर बाद निर्मला जी निशा के कमरे में आते हुए बोली, बहू 5 दिन बाद की तुम दोनों की ऑपरेशन की डेट मिली है। एक काम करो, अपने पापा को फोन करके बता दो, वो भी टाइम पर अस्पताल पहुंच जाएंगे। मैं अकेले कैसे तुम दोनों को देखूंगी। कहते हुए निर्मला जी मुस्कुराते हुए चली गई। लेकिन निशा भी उनकी बातें सुन चुकी थी। चुपचाप वो भी शांत रही, किसी को फोन करके ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 5 दिन बाद जब हॉस्पिटल जाने का टाइम आया तो निर्मला जी ने निशा से कहा, बहू तुमने अपने मायके में बता तो दिया है ना कि आज तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, ताकि सब लोग टाइम पर अस्पताल पहुंच जाए। सास की बात सुन निशा ने कुछ भी नहीं कहा तो निर्मला जी को कुछ शक हुआ। हॉस्पिटल पहुंच के देखा तो वहां भी निशा के मायके वालों का कोई अता पता नहीं था। अब निर्मला जी के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही खुद ही गौतम जी को फोन कर आने के लिए बोला। मैं अकेले कैसे दोनों को संभालूंगी, आप लोग आ जाइए। गौतम जी को पहले से कुछ पता नहीं था। उसे जैसे ही पता चला कि निशा का ऑपरेशन होने वाला है और निर्मला जी अकेली है तो उसने कहा, दामाद जी कहाँ है? आज भी उनका ऑफिस है क्या? अरे नहीं जी, ऑफिस नहीं है, लेकिन फिर भी अकेले वो तो सब कुछ नहीं संभाल पाएगा ना। आप सब रहते साथ में तो सही रहता। गौतम जी को आने को बोल फोन रख दिया और इधर गौतम जी ने तुरंत ही निशा को फोन मिलाकर उस पर गुस्सा होते हुए बोला, क्या तरीका है निशा, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? पापा पहले मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझकर नहीं बताया और आप अभी आओगे भी नहीं। निशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अस्पताल में हो, तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है और मैं नहीं आऊँगा? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आएगा तो क्या कहेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? पापा मेरी बात को समझिए, ससुराल वाले क्या कहेंगे क्या नहीं उसका पता मुझे है। कहते हुए निशा ने अपनी सास की सारी बातें गौतम जी को बताते हुए बोली, पापा इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप आओ। हर बार की तरह माँ जी इस बार भी 1 रुपये खर्च नहीं करने वाली। और आपको पता है ऑपरेशन के खर्चे कितने होते हैं? एक ऑपरेशन के खर्चे देने में हालत खराब हो जाती है और मुझे पता है पैसे देने के नाम पर माँ जी हाथ फैला कर बैठ जाएंगी और मजबूरी में आपको देना पड़ जाएगा। निशा की बात सुन को सोचते हुए गौतम जी ने कहा, ठीक है निशा, तो चिंता मत कर, तेरी सास शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। आज उन्हें पता चल ही जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में ही गौतम जी भी आ गए। निशा और सालू दोनों का ऑपरेशन हो गया। दोनों ने एक एक प्यारे प्यारे बच्चे को जन्म दिया। दादी और नानी एक साथ बनने की खुशी में निर्मला जी खुशी से नाच उठी। 2 दिन बाद जब निशा और सालू को घर ले जाने की बारी आई तो निर्मला जी बिल की पर्ची लेकर गौतम जी को पकड़ाते हुए बोली, देखो जी, आप नाना बन गए हो, इतना हक तो बनता है आपका। अब जाइए
और नाना बनने की कीमत चुका दीजिए। बिल तो आपको ही भरना पड़ेगा। भाई कोई छोटी बात तो है नहीं, पोता हुआ है, आपका पद भी बढ़ गया है। गौतम जी भी मुस्कुराते हुए पर्ची पकड़ लेते हैं। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गौतम जी चुपचाप काउंटर पर गए और थोड़ी देर बाद निर्मला जी के हाथ में वही पर्ची पकड़ाते हुए बोले, समधन जी, मैं तो अपने नाना बनने की कीमत चुका दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप भी तो नानी बन गई है, आपकी तो डबल खुशी है, आपको तो डबल पद बढ़ गया है, तो भला मैं अब आपकी खुशी कैसे छीन लूं? भाई कोई मजाक थोड़ी है एक साथ दादी और नानी बनने का। इसलिए इस बार तो मुझसे भी ज़्यादा हक आपका बनता है। इसलिए आप ये पकड़िए पर्ची और जल्दी से बिल भर दीजिए। तब तक मैं गाड़ी बुलाकर लाता हूँ दोनों को घर ले जाने के लिए। कहते हुए गौतम जी पर्ची निर्मला जी के हाथों में दे दिए और तिरछी नजरों से निशा को देख मुस्कुराते हुए चले गए। अब तो निर्मला जी पूरी फंसी। निर्मला जी की शक्ल देख एक कहावत याद आ गई, 100 सुनार की तो एक लोहार की। अब तो निर्मला जी इतनी बुरी तरह से फंस गई कि आखिरकार हार मानकर उन्हें मजबूरी में निशा और सालू के ऑपरेशन के पैसे देने ही पड़े। आज निर्मला जी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सास का मुंह देख निशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज 9 महीने के खर्चे का बदला एक ही झटके में पूरा जो हो गया था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।